सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वैसे तो कोरोना वायरस की खबरें हैं और इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरी दुनिया की मईशत को इसने जकड़ लिया है। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है। इन तमाम तर एक अफसोसनाक खबरों में एक अच्छी खबर जो आज सामने आई और उसी खबर से हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और ख़बर यह है कि IMF ने अब पाकिस्तान समेत 76 ममालिक हैं जिनके जो कर्जे थे उनको अब 1 साल के लिए मुंजमद कर दिया है। और ये अपील वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से की गई थी। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले ये बात की थी कि क्योंकि ये तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, इनकी मईशत वैसी ज़बूहाली का शिकार होती है और इस वायरस के नतीजे में हमारी मईशत कारोबार लोगों का और जो है वो ज़बूहाली का शिकार होगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो उन्होंने ये अपील की थी G20 ममालिक से कि वो इन कर्ज़ों को मुंजमद कर दें या मुआफ़ कर दें। तो ये जो अपील थी ये बड़ी अच्छी। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसकी तमाम तर ब्रीफिंग में बताया भी कि अब ये जो कर्ज़े मुंजमद हुए हैं इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए हुए हैं। 1 मई से इसका इतलाक़ होगा और जो पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्ज़े हैं जो कि मौक़िर किए जाएंगे और जो 20% इसमें यानी कि जो 20% इसमें होगा वो सऊदी अरब की तरफ से होगा और सऊदी अरब जो है वो 20 अरब डॉलर के कर्ज़े जो है वो मुंजमद करेगा। टोटल 40 अरब डॉलर के कर्ज़े हैं जो कि इन तमाम तर मुल्कों के होंगे। पाकिस्तान जो है वो 1/3 रेवेन्यू जो है इन कर्ज़ों की सूरत में दे देता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना इससे फ़ायदा होगा, जो बेरोज़गारी पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही है, कारोबार नीचे की तरफ जा रहा है, उसको कितना इससे सहारा मिलेगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बताया क्या इस ब्रीफिंग में, पहले ज़रा वो उसकी डिटेल ले लेते हैं। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि इसका इतलाक़ 1 मई से होगा। ज़रा तफसील बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कितना इससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, ये जो मुंजमद करेगा IMF कर्ज़े पाकिस्तान समेत 76 ममालिक के। देखिए, इसमें यकीनी तौर पर जो कि डेट सर्विसिंग की वजह से पाकिस्तान का बड़ा पैसा जो है वो इसी डेट सर्विसिंग में चला जाता था कि कर्ज़ों की अदायगी और फिर ख़ास तौर पर कर्ज़ों पर जो शरह सूद अदा किया जाता था। तो ये इसमें बड़ा पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है जो कमाया जाता था वो चला जाता था। अब ये है कि जब G20 ममालिक से ये दरख्वास्त की गई है और उस दरख्वास्त के मुताबिक जो है वो 76 ममालिक को अब ये सहूलत दी गई है कि 1 साल तक उनके कर्जे जो है वो मुंजमद किए गए हैं और पाकिस्तान के जिम्मे जो है इस साल कर्जों की वापसी जो है वो 12 अरब डॉलर थी। तो अब इससे ये होगा कि पाकिस्तान को ये 12 अरब डॉलर की भी सेविंग होगी पाकिस्तान को। और इसके साथ साथ जो है वो IMF की तरफ से कंसेशनल लोन भी आज अप्रूव होगा। और उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खासतौर पर माशी हालात हैं। उसका फिगर बताइएगा जो IMF आज रिलीज करेगा, उसका फिगर क्या है? ये 1.4 अरब डॉलर्स हैं जिनकी आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मंजूरी देगा। लेकिन यहाँ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को कोरोना वायरस से जो है वो 5 अरब डॉलर से जायद का नुकसान होगा। ये तखमीना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया था। लेकिन जो इस वक्त तादाद शुमार हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत वो तकरीबन 13 खरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। तो अब अगर इसी तरह वक्त बढ़ता गया और इसी तरह यही लॉकडाउन के हालात रहे तो मईशत को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। और यही हमारा जो हमने एक जो हमारी प्ली थी IMF के पास वो यही थी कि हम जो है इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं है, तो लिहाजा हमें भी चले कुछ ना कुछ सही सहारा होगा मईशत को। लेकिन उमर, ये जो 1.4 अरब डॉलर आपने बताया IMF रिलीज करेगा, कितने हिस्सों में रिलीज किए जाएंगे और कब तक रिलीज किए जाएंगे? देखिए, ये अगर अप्रूवल होने के बाद जो है ये यकमुश्त जो है वो अदायगी होने का इम्कान है। और सबसे बड़ी बात कि ये इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 1% से भी कम होगा। इससे पहले हम देखते थे कि 3.18% पे जो है वो हमारी हम बोरोइंग करते थे। और अब ये क्योंकि कंसेशनल लोन हमें मिल रहा है, एक रिलीफ पैकेज की सूरत में हमें मिल रहा है, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 1% से भी कम होगा।
बहुत शुक्रिया आपका उमर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, उमर टेल हमें बताया। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। फैसल अजीज़ खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा इस तमाम सूरत में बात करते हैं। फैसल साहब, ख़बरें तो अच्छी नहीं हैं, कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया की मीशत जो है वो हम देख रहे हैं नीचे जा रही है, लेकिन हम तो वैसी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं। तो जो वज़ीर आज़म ने अपील की थी वो आज एक अच्छी खबर आ गई है। 12 अरब डॉलर के कर्जे हैं जो कि जिनकी अदायगी पाकिस्तान को करनी थी, वो मौक्कर हो गई है। कितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, जो कि अभी तखमीना लगाया गया है और उमर हयात ने बताया कि हमें तकरीबन 10 अरब डॉलर से ऊपर का जो है वो नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी चले कुछ ही सही, लेकिन हुआ तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत पहले जब सब लोग पाकिस्तान में और उनका अपोजिशन पार्टीज खास तौर पे उनका मजाक उड़ा रही थी, उस वक्त उन्होंने फोरकास्ट कर लिया था कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ जाएगी, और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के कर्जे माफ करने की बात की थी। और उसके बाद अभी चंद रोज पहले उन्होंने ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर टारगेट करते हुए और सारे ही उन ममालिक की जिनकी मईशत कमजोर है उनको एक रिलीफ देने की बात की। अब मेरा ख्याल ये है कि ये वक्ती तौर पर एक अच्छी खबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छी खबर नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे प्लान होना चाहिए। एक साल के लिए कर्जे मौखर होना, इस एक साल के अंदर हमें कितनी तेजी से काम करना पड़ेगा, हमारी मईशत का इस वक्त हाल क्या है। 1 मई से इसकी शुरुआत होगी, 2021 तक जाके ये खत्म होगा। अभी हम IMF के उस प्रोग्राम से किसी हद तक बाहर आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान में 2-3 बहुत बड़े फैसले हुए हैं। अगर वो फैसले ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, तामीराती इंडस्ट्री, उसको जो रिलीफ पैकेज दिया है और जिसमें कहा है कि 1 साल के लिए आप पैसा कहीं से भी लाके लगाएं, उससे पूछा नहीं जाएगा, FBR नहीं पूछेगा, NAB नहीं पूछेगा। अगर ये वाला प्लान और इस तरह के एक आधे और प्लान पाकिस्तान में एग्जीक्यूट हो जाते हैं और इकोनॉमी चलने लगती है, क्योंकि ये इकोनॉमी पाकिस्तान में रुकी हुई है जब से ये हुकूमत आई थी। आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी, स्टेट, तामीरात का शोबा बिल्कुल ब्लॉक, छोटे बड़े सब बिल्डर्स जो हैं वो ब्लॉक थे, उनको रिलीफ दिया गया है। अगर ये इकोनॉमी के अंदर एक पार्टिसिपेशन अच्छी तरीके से होता है, ब्यूरोक्रेसी को इमरान खान रोक लेते हैं और ऑनलाइन सिस्टम शुरू करते हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जाती है, तो फिर पाकिस्तानी मईशत इस इंडस्ट्री के थ्रू के 70-72 और छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कनेक्ट होंगी, चलेंगी, तो फिर उससे बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये खाली ऐलानात हैं और एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, जैसे कि 2 दिन में मालूम हो गया, आज 2 दिन में जो सरमायाकार इस सतह के थे वो खौफ में हैं, वो डरे में, पैसा निकालें। अब वो ये सोच रहा है कि पैसा मैंने आपको बिल्डिंग बनाने में देना है, तो मैं बिल्डिंग खरीदने में पैसे दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, 2 नंबर पैसा या अनरजिस्टर्ड पैसा या ब्लैक मनी, कि ब्लैक मनी मैंने बनाने के लिए देनी है, खरीदने के लिए दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर उसको ये भी मालूम हो कि आप जो चाहे खरीदे, आपसे नहीं पूछा जाएगा 1 साल तक, तो फिर इकोनॉमी और बढ़ेगी और ब्यूरोक्रेसी भी इसके अंदर जो है वो उस तरह से, जो इमरान खान जिस तरह से बात ये जो आपने मोटी मोटी बातें की हैं, ये बड़ी पॉइंटर्स उठाए हैं, इन्हीं चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। कितना हौसला अफजा है ये खबर कि अब ये जो 12 अरब डॉलर की अदायगी पाकिस्तान को करनी थी उसको मौखर किया गया है 1 साल तक। 1 मई से इसका इतलाक होगा और फिर जो IMF 1.4 अरब डॉलर की मंजूरी आज देने जा रहा है, ये कितनी हौसला अफजा खबरें हैं, इनको हम कितना अच्छी तरीके से लें या फिर हमें अपनी कोई प्लानिंग अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो 1 साल का वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, और ये जो अगर 1 साल में मौखर हुई है तो ये फिर हमें अगले साल से इसकी अदायगियाँ शुरू करनी पड़ेंगी, और जो अगले साल के हमारा कर्ज है उसके साथ ये जमा हो जाएगा। तो हमें एक बहुत मौसर प्लानिंग की ज़रूरत है, और अभी से ही जो है वो पैसे, जैसे कहते हैं कि अगर आपने किसी के कर्जा देना हो तो वो अलग करना शुरू कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। माजी में अगर आप जाएं 2009-11 के बाद जब हमारे कर्जे 12 अरब डॉलर के रीशेड्यूल हुए थे, तो वो 10 साल के लिए रीशेड्यूल हुए थे, यानी हमें 10 साल नहीं देना पड़ा था। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, एक वक्ती तौर पे रिलीफ है, और हुकूमत को अपने वो जो रिफॉर्म्स हैं, तरजीहात हैं, वो उसी तरह रखनी चाहिए। सिर्फ मासवा ये जो अभी एक कोरोना वायरस में जो थोड़ी सी जो है आम आदमी वगैरह का जो है रिलीफ देना है, उस पे जो है जो मोटी प्लानिंग क्या करें? मुजम्मिल साहब, आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि क्या किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर चलें? कि आपने खुद भी कहा कि इस पैसे को एक तरफ कर दें, तो फिर अपनी मईशत को किस तरह चलाएं जो कि अभी इतना नुकसान उठा चुकी है फिलहाल इतने दिनों में? देखें, पाकिस्तान की जो मईशत को जो बड़ा नुकसान हुआ है वो लॉकडाउन से हुआ है। अगर उसके बरक्स देखा जाए तो आलमी मार्केट में जिस तरीके से चीज़ों की कीमतें टूटी हैं, जिस तरीके से
तेल की कीमत टूटी है और खुर्दोनोश अशिया की चीजें टूटी हैं, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल रहा है। अब हमें जो है माजी में हमें इस तरह के चांस माजी में भी मिलते रहते थे, लेकिन हमने देखा कि जब हमें कहीं से सरमाया मिला तो हमने अपनी तरजीहात चेंज कर दी और खाने पीने पे लग गए थे। अगर हमने ये अल्लाह ने पता नहीं पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि 20 साल में 3री दफा चांस मिला है, और अगर हमने अब भी जो है ना इस चांस को अवेल नहीं किया और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को जो है सही रास्ते पे नहीं लेकर आए, तो फिर अल्लाह ही जिसे कहते हैं पाकिस्तान का जो है हामी नासिर होगा। ये जो है अब हमें अपनी सबसे पहले तो ये कि अपनी बरामदात को जो है बढ़ाना है। उसमें सवालिया निशान ये है कि पूरी दुनिया का लॉकडाउन हो गया है, इस दौरान हम अपनी बरामदात को कैसे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया बंद हुई है, लेकिन पूरी दुनिया ने बंद होके भी बहुत सारी ऐसी चीजें, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी मुजम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पूरी दुनिया ने बंद होके भी अपनी बरामदात को रोका नहीं, ये हम क्यों नहीं प्लानिंग कर सकते कि जब दुनिया तब्दील हो रही है, निज़ाम तब्दील हो रहा है, हम ऑनलाइन तरीक़ेकार पर इतना मुनज़्ज़म तरीके से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, या हमारे पास प्लानिंग का फुकदान है या क्या वजह? देखिए हमारे पास मैं समझता हूँ कि प्लानिंग का कोई फुकदान नहीं है। मैं कराची जिंदगी भर गुजारी मैंने, और जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरे हमेशा से ये व्यू था कि कराची में एक जंगल का कानून है, यहाँ पे पुलिस मौसर नहीं है और पुलिस के काबू में कोई चीज नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरह देखा कि अगर वो पुलिस ने अपनी रिट को मनवाया और उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले, चाहे वो बिल्कुल ही अंदरून शहर के अंदर हो जहाँ पे पैदल चलने की जगह, वहां तक पुलिस वालों ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन कराई। इसी तरीके से कारखाने भी बंद कराए, दुकानें भी बंद कराई, मार्केट्स भी बंद कराई। तो प्लानिंग का फुकदान नहीं है, विल पावर का फुकदान है। अगर यही हम इन इंतजाम को जो है मौसर कर दें। अभी मैं 5 मिनट पहले घर आया हूँ, मैं हाइपर स्टार गया हुआ था, इन्होंने हाइपर स्टार को बंद कराया था, और आज जब बंद कराने से पहले मैं गया था तो हाइपर स्टार में ऐसे ही हर कोई घुस रहा था। आज उन्होंने 1-1 मीटर दूर सबकी लाइन लगवाई हुई थी और एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ। तो यही काम खुलवा के एक जिसे कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कारोबारी तबका ये बार बार कह रहे हैं कि कारोबार हमारा खोल दें, दुकानें खोल दें, तो आप उनके हक में हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से खोल दें, ना कि पहिया चल पड़े? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोरोना वायरस कोई जो है इस चीज का नहीं बता सकता कि ये कोरोना वायरस कब तक इस पे जो है तलवार लटकती रहेगी। आज तो बल्कि हार्वर्ड स्टडीज और दूसरी इंटरनेशनली आ रही है कि 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग की जो है रिकमेंडेशंस आ रही है। तो अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालनी पड़ेगी, अपने आप को खुद जिसे कहते हैं ना कि तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ये लॉकडाउन करके जो है तहफ़्फ़ुज़ देना नामुमकिन है। आज ही मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो लॉकडाउन है हमारे लिए मुसीबत हो गई, क्योंकि हमारे छोटे छोटे घर हैं। कहते हैं हुकूमत कहती है हाथ धो, कहते हैं पानी बम्बई में है नहीं तो हम हाथ कहाँ से धोएंगे। ये और जो है प्रॉब्लम है। तो हमारे भी इसी तरह गरीब लोगों के घर हैं, जब बल्कि काम खुला होता है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, वो अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, कोई दफ्तर में, कोई उधर, जहाँ पे ज्यादा एहतियात, जहाँ पे ज्यादा हाइजीन प्रोवाइड की जाती है, तो वो कम से कम वक्त के लिए घर आते हैं, सोते हैं और कामों पे वापस निकल जाते हैं। तो ये इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि कामों की जगह को हम महफूज बनाएं, ट्रांसपोर्ट को महफूज बनाएं और लोगों को डिस्पर्स करें। मुज़म्मिल साहब बस लास्टली मुझे ये जरा क्विकली से बता दीजिएगा कि ये जो सूरत हाल है, आपने खुद ही बता दिया कि क्या हुआ, किस तरह होगा, हमारी मईशत को आप कहाँ देख रहे हैं इस 1 साल के बाद? देखिए मैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्लाह ने ये हमें 2011 और 8 के बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी दी है। दुनिया ने हमारे साथ नरमी का बर्ताव किया है, हमें कर्जे मौखर किए हैं, हमारी तिजारत इस तरीके की है कि जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। हम क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स पैदा करते हैं, अगर हम अपनी एग्रीकल्चर और फूड सफिशिएंसी ले आए और एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैदा कर लिए, तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा साजगार माहौल नहीं हो सकता करने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपको मुज़म्मिल असलम साहब, हमारे साथ बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। और अगर यही बातें अगर हमारी हुकूमत समझ ले, प्लानिंग कर ले और प्लानिंग के तहत अब इसी तरीके का में चलना होगा, सब कुछ बंद भी करें लेकिन कुछ खोलें भी ताकि पहिया चल पड़े। खैर आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। कुछ वज़रा हैं, कुछ मुशीर इनकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं है। रिपोर्ट भी उन्होंने मंगवा ली है, कितना काम किया है, कितने इजलास किए हैं, क्या क्या आप लोगों ने किया है, ये रिपोर्ट जो है
वो अब काबीना में रद्दोबदल पर फैसला भी किया जाएगा। शहबाज अहमद से डिटेल ले लेते हैं इस इजलास की। शहबाज, इजलास अभी चल रहा है, एजेंडा क्या है इजलास का, और ये जो कारकर्दगी वाली रिपोर्ट है इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, कारकर्दगी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जितने जो डिवीजन हैं तमाम इस वक्त कैबिनेट की तादाद अरकान की तादाद 48 है और सबसे कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है और हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक बार फिर काबीना में रद्दोबदल होने जा रहा है। अच्छा। तो तमाम वज़ीर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जी ये कहा है कि वो अब तक उन्होंने अपनी वज़ारत में कितना वक्त गुजारा, कितने इजलास शेयर किए, उसके नतीजे क्या निकले हैं, आवाम को क्या फायदा हुआ, तमाम सा डिटेल आज जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। आपके पास अंदर की खबर क्या है शहबाज, कौन कौन से वज़रा खतरे में, किन किन की वजारतें खतरे में? देखिए, हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि बहुत से वज़रा मुआवनीन का ये सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ मुआवनीन जो है वो फारिग होने जा रहे हैं, खासतौर पर डॉक्टर जफर मिर्जा के बारे में कल वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का भी इज़हार किया था सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर। उसके अलावा कुछ वज़ीर जो इस वक्त काफी खामोश हैं, इत्तेहादी वज़ीर जो हैं वो उनका भी लगता है वो भी तब्दील हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट मांग ली और 1 से 2 दिन में इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जांच पड़ताल करके ये बड़ा फैसला करने लगे। तो ये आज कोई इस तरह का फैसला आ जाएगा डॉक्टर जफर मिर्जा के हवाले से, अगर आप कह रहे हैं तो? ये देखिए, डॉक्टर जफर मिर्जा के हवाले फैसला आज तो शायद ना हो, लेकिन 1-2 रोज में मुतवक्के है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके अल्टरनेट में मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। आमिर कियानी जो कि साबिक वज़ीर सेहत है, उनसे कल मुलाकात हुई थी और उन्हें इंदिया दिया है कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफी मुलाकातें की है, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद करेंगे उसके बाद फैसला होगा। और जो दूसरा इजलास की आपने पूछा तो वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास इस वक्त जारी, जिसमें कोरोना की मजबूरी सूरत हाल पर इस पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहबाज, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है अब ये बड़ी खबर आपने दे दी है तो ज़रा फैसल साहब का भी इस पर टेक ले लेते हैं। फैसल साहब, ये खबरें तो आ ही रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म बरहम है और उन्होंने जफर मिर्ज़ा साहब की सरजनिश भी की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाए। तो क्या इस कोरोना की सूरत हाल में ये काबीना के मामलात बार बार तब्दील होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, असल में हुकूमत को किसी दबाव में आना नहीं चाहिए और ऐसे क्राइसिस के दौर में तो बिल्कुल भी आना चाहिए। इमरान खान को अदालत ने बुलाया, जफर मिर्जा जवाब नहीं दे पाए। जफर मिर्जा इस वक्त कितना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इस पूरे कोरोना का जो प्रेशर है वो किस हद तक है, क्या पाकिस्तान में और किसी के ऊपर इतना दबाव है। और उन्होंने जो इनिशियली फैसले किए थे चाइना वाले मामले के अंदर, शायद अगर पाकिस्तानियों को याद हो तो चाइना से पाकिस्तानियों को, तलबा को और ताजरों को वापस लाने के लिए बहुत दबाव था और जफर मिर्जा तरह उस वक्त एक नैरेटिव पर थे कि अगर हम इनको यहाँ लेकर आए तो पाकिस्तान में ये फैल जाएगा। और सेम टाइम अमेरिका के अंदर जो है तकरीबन 5.5 लाख लोग न्यूयॉर्क उतरे, चाइना से गए। 2.2 मिलियन जो एक हफ्ते के अंदर अमेरिका गए और आपने अमेरिका का पिक्चर देख लिया। इसी तरह यूरोप के अंदर जो है चाइना से लोग गए। ये जफर मिर्जा ही थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं आने चाहिए और बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी बात मानी और हम पहले वाले फेज के अंदर उस खतरनाक माहौल से बचे। अच्छा, यहाँ जो मामला ये है कि इमरान खान को एक रूटीन उनके माइंड के अंदर होता है, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये हल नहीं है अभी फिलहाल, ये हल नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। पॉइंट टेकन। ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के वापस आएंगे तो कराची समेत सिंध भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है इस पर बात होगी। पंजाब में हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम तरह सूरत हाल है। और अब ज़ाहिर है कराची की हमें बात करनी है। कराची में हमने देखा कि कल वज़ीर आला सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही बताया और अपील भी हाथ जोड़ के उनकी यही थी कि खुदारा ये तशवीशनाक सूरत हाल है, इसको ईजी ना लिया जाए, केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी उन्होंने सक्कर में कुछ इस तरह की गुफ्तगू की और कल से हम देख रहे थे कि सिंध और वफाक के दरमियान एक रिफ्ट भी थी, उस पर आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म जिनकी बात सुनते हैं वो मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला हैं। अब इसके बावजूद 18वीं तरमीम इजाजत देती है कि सूबों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है
और हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को तस्लीम करते हुए हमने कहा कि ग्राउंड की रियलिटीज और हकायक आप सामने रखते हुए अगर अपने मकामी हालात के मुताबिक कोई आप 19-20 नोक पलक दुरुस्त कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको अपने सूबे के अंदर कराची के लिए हिकमत अमली और बनानी पड़े, थरपारकर के लिए, उमरकोट के लिए और बनानी पड़े। तो ये वजीर आला सिंध के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ कर रहे हैं और कैसे करते हैं। हमारी नीयत सबको लेके चलने की है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, सिंध हमारी इकाई है और मेरा तो सिंध से ताल्लुक और नौयत का है, तो इंशाअल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करना चाहते। हमारी नीयत सबको लेकर चलने की है। फिर ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं एक ऐसे वक्त में जब तमाम हुकूमतों को मिल बैठकर इसका हल निकालना है? तो ये बातें, ये इल्ज़ाम तराशी, क्या ये वक्त है इस चीज़ का? फैसल साहब, कल से जो सूरत हाल हमारे सामने थी, फिगर्स बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कम हो रही है, परेशानी सबको है, पूरे मुल्क को है, लेकिन इस वक्त ये जो तनकीद एक दूसरे पर हो रही है, इल्ज़ाम तराशी हो रही है, क्या ये वक्त है इन बातों का? नहीं, जाहिर है बिल्कुल वक्त नहीं है इन बातों का, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो दोनों पार्टीज की जानिब से इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, इस तरह के बयान देते हैं और वो इन्वायरमेंट खराब करते हैं। और जाहिर है कि सियासी जमातें दोनों के अंदर बड़ी सीनियर सियासी पर्सनैलिटीज हैं, वो हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के बयान जो है वो एनवायरनमेंट खराब करते हैं और उस फोकस को हटा देते हैं जो इजलासों के अंदर बातें तय होती हैं। लंबी लंबी मीटिंग्स का जिक्र इमरान खान भी करते हैं कि हम सुबह से 10 बजे से बैठते हैं, एक मीटिंग होती है, दूसरी होती है, रोजाना बैठते हैं। यही बात मुराद अली शाह साहब भी करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के अंदर रुकावट आती है। अच्छा, एक छोटा सा एक मामला जो शुरू से था जिसको ओवरटेक कर गया था सिंध, मुराद अली शाह साहब ने पहले स्टेप्स लिए, नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी टीम, इन लोगों ने सबने बैठकर पहले स्टेप लिए। वफाक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन पे था, पंजाब दूसरी लाइन ऑफ एक्शन पे था। लोगों ने असल में शुरू के अंदर मुराद अली शाह साहब की, पीपल्स पार्टी की, नासिर हुसैन शाह साहब की जो पॉलिसीज थी उसको सराहा कि इन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे फैसले किए। पंजाब ने बाद में किए, वफाक ने बाद में किए। अच्छा, अब वो चीजें ये थी कि वो खाली फैसले ही हैं, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल उस तरह की नहीं है जिस तरह फैसलों के अंदर नजर आती है। तो जब फैसले हो जाएं और उसके बाद एग्जीक्यूशन ना हो पाए तो उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर सियासी बयानात का सिलसिला शुरू होता है। तो वो बयानात पहले वाले डिफरेंट थे, फिर फैसल वाडा जैसे बयानात जो है वो मार्केट में आए, वो जिस तरह से आए, उन्होंने आके जिस तरह से गुफ्तगू करना शुरू की, तो वो काम काज वाला एनवायरनमेंट तो खत्म हो गया और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। अब रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर आप ग्राउंड पे कहीं पर भी जाएं, किसी भी अस्पताल में जाएं, सूरत हाल अच्छी नहीं है, सूरत हाल ठीक नहीं है। कल ही की तारीख के अंदर सिर्फ एक दिन के अंदर तकरीबन 380 से ज्यादा जो है वो डेड बॉडीज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गई हैं और इनके हॉस्पिटल्स के अंदर ये नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं था कि उनको चेक कर लिया जाए कि उन्हें कोरोना है या नहीं है। उनके भरोसा कहते हैं फैसल साहब, असल सवाल तो यही किया जा रहा है ना, अभी कराची में कई गलियां कॉर्डन ऑफ हैं, लेकिन उन गलियों में, उन इलाकों में कितनी टेस्टिंग हो गई अभी तक? पूरे कराची में कितनी टेस्टिंग इन्होंने कर दी है? टेस्टिंग तो है ही ना, टेस्टिंग इनको खौफ थी कि अगर हमने टेस्टिंग शुरू की तो परसेंटेज मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लोगों को अंदर रखें। अच्छा, एक और मामला है सुमैया, वो ये है कि हम एज अ कौम जो है वो हमारे जहनों में ये है कि जब तक हमें अथॉरिटेरियन स्टाइल से, सख्ती से, डांट के, डरा के, डंडे के जोर पे नहीं आप कोई बात कहेंगे, हम उसको संजीदा नहीं लेंगे। हम रिक्वेस्ट नहीं मानते एज अ पाकिस्तानी कौम कि अगर ये तय कर लिया है कि आप लोग घरों में रहना है तो उलमा कराम कहें, हुकूमत कहें, वज़रा कहें, कोई कहे, कोई मानने को तैयार नहीं है। जब डंडा दिखाते हैं तो फिर वो रुकते हैं, फिर उन्हें मजा आता है कि हाँ ये बात संजीदा है। तो ये जो हम देख रहे हैं, जो अब तक 4 हफ्तों के अंदर हमने सूरत हाल देखी है, लोगों ने उसको उस तरह संजीदा नहीं लिया, लेकिन जहां भी पुलिस, रेंजर्स, आर्मी नजर आई है वहां वो संजीदा लेते हैं कि हाँ ये मामला संजीदा है। अब इस सारे सिनेरियो को अगले 2 हफ्तों तक और बढ़ाने के बाद भी, आज जैसे बहुत सारे मार्केट्स खुल गई, बहुत सारी दुकानें खुल गई, वफाक ने कुछ और का, सिंध ने कुछ और का, उसके बाद हुकूमत के तर्जुमान सिंध के आके कह रहे हैं कि हमने नाई की दुकान, दर्जियों की दुकान और ये दुकानें हमने खोलने की बात नहीं की है। लेकिन कंफ्यूजन देखें ना, पूरी कैंपेन के अंदर जो आपस की लड़ाई है उसमें सही जो फैसले हुए वो लोगों तक पहुंचाए नहीं है। आज बहुत ज्यादा रश रहा है, बहुत ज्यादा रश, कल से रश है फैसल साहब। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम मुसलसल सिंध हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आपने अगर लोगों से ये कहा घरों में बैठे, अब लॉकडाउन सख्त हो गया है, ये कल वज़ीर आला के अल्फाज थे। मुझे कराची में नज़र नहीं आ रहा लॉकडाउन सख्त, क्योंकि मैं भी कराची में रहती हूँ, आप भी कराची में रहते हैं। हम देखते हैं कि नाके लगे हुए हैं, लोगों को पूछा ज़रूर जा रहा है, लेकिन होता तो ये कि उनको वापस किया जाता, उनको बोला जाता कि या तो फ़ाइन करते या फिर ये कहते कि आप वापस जाएँ, लेकिन लोग गुजर के जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी को रोका जा रहा है या उस पर सख्ती की जा रही है?
तो फिर हम कहते हैं लोग गुजर के जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 लोग बैठे जा रहे हैं, फैमिलीज जा रही हैं, गाड़ियों के अंदर भरे हुए जा रहे हैं। तो वो यही वाली बात जो आप कह रही हैं कि अपील हो रही है। असल में एक और एक चीज आपको बताऊं, मुराद अली शाह साहब जितने भी अच्छे फैसले कर लें, नासिर हुसैन शाह साहब जितने भी अच्छे इजलास कर लें, मुर्तजा वहाब जितने भी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, जब तक आप कराची की लीडरशिप को अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ये उनको संजीदा नहीं लेते कराची वाले। पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीट्स ली है, पीटीआई के लोग ही नजर नहीं आ रहे। अगर आते भी हैं तो फैसल वाडा जैसे आते हैं, आके हंगामा कर देते हैं बजाय काम करने के। तो जो सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ की, वो तो असूलन पार्लियामेंट के अंदर तो पीटीआई है, उसके एमएनएज एमपीएस नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ हैं। फिर एमक्यूएम वाले भी उस तरह से मुतहरिक नहीं जिस तरह से मुतहरिक होने चाहिए। लोगों को समझाने के लिए उनके नुमाइंदों को आगे आने की जरूरत है। ये जो पीपल्स पार्टी के इजलास हैं, ये मीटिंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो लाड़काना के अंदर भी अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। सखरे में एग्जीक्यूशन वाइज तो बहुत वीक है, फैसले जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, जो फैसले उनके मान लें, लेकिन फैसलों को इम्प्लीमेंट कैसे कराना, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, वो हमें नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका यही कराची की सूरत हाल है। अवाम कंफ्यूज है, ताजिर कंफ्यूज है, छोटे से लेके बड़ा कारोबारी फर्द कंफ्यूज है कि एक्चुअली सिंध में, कराची में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंध हुकूमत करवा क्या रही है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में वापस आएंगे तो मजीद भी कुछ स्टोरीज इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म भी अपने कुछ मुशीरों से, कुछ मुआवनीन से नाराज़ हैं और उनकी काकदगी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। दूसरी जाने ये भी खबर भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 14 मुआवनीन ख़ुसूसी हैं जिनकी तैनातियाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई हैं। और अब जो है वो ये रिमार्क्स के बाद ये मुआवन ख़ुसूसी की तैनातियाँ चैलेंज की गई हैं और आईनी दरख्वास्त में वज़ीर आज़म के रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस तमाम तरह सूरत हाल के पेश नज़र हम जो सूरत हाल आगे बनती हुई देख रहे हैं कि होगा क्या। फिर मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं। मियाँ दाऊद, ये जो तैनातियाँ चैलेंज की गई हैं और आज हमारे नुमाइंदे ने हमें ये भी खबर दी कि जो मुआवन ख़ुसूसी हैं अब उन पर कुछ बरहमी का ज़र वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं, खासतौर पर ज़फ़र मिर्ज़ा जिनका हम नाम लेंगे। तो क्या आप क्या बताएंगे, आज अदालत ने क्या कहा है, ये तैनातियों के बारे से कितनी ख़तरे में पड़ सकते हैं ये मुआवन ख़ुसूसी और इनकी वजारतें? सुमैया, इसको आइनी तौर के ऊपर देखा जाए तो वज़ीर आज़म के जो 14 मुआवनीन ख़ुसूसी हैं वो गैर आइनी तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आइन के अंदर आइन का आर्टिकल 93 जो है वो सिर्फ 5 एडवाइज़र्स रखने की इजाज़त देता है, लेकिन उन एडवाइज़र्स को एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। हमारे आइन का जो प्रीएम्बल है उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो वो सारी की सारी हुकूमत जो है वो गैर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो चला रहे हैं। ये इसी पर्सपेक्टिव में ही शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना खुद नोटिस केस में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया और उसके बाद ये बात डिबेट में आई कि क्या ये गैर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये हुकूमत चला भी सकते हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हो सकते हैं या नहीं। इसी पॉइंट्स को लेकर जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये आइनी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और जो उसमें पॉइंट्स उठाए गए हैं कि ये जो 14 मुआवनीन ख़ुसूसी हैं और जो 5 एडवाइज़र्स हैं उनका रोल क्या है, क्या वो लग भी सकते हैं या नहीं लग सकते। इसी नोट के साथ उम्मीद भी करती हूँ और दुआ वो भी हूँ कि आप लोग महदूद रहेंगे और महफूज रहेंगे और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।